साल 2012 में गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में एक 24 साल की लड़की जिसका नाम प्रिया चौधरी थी, अपनी 2.5 साल की बेटी वंशिका के साथ पहुंची। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर चिंता थी। उसने वहां एक मकान मालिक से किराए पर एक छोटा सा कमरा मांगा, जो उसे मिल भी गया। इसी छोटे से घर में प्रिया और वंशिका ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। प्रिया ने अपनी और बेटी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पास के एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया। वह सुबह अपनी बेटी को मकान में छोड़कर काम पर चली जाती और देर शाम वापस लौटती। प्रिया की गैर मौजूदगी में वंशिका की देखभाल का जिम्मा मकान मालिक के परिवार ने संभाल लिया था। खासकर मकान मालिक की 18 साल की बेटी, जिसका नाम चंचल थी, जो वंशिका का ख्याल रखने लगी। चंचल और वंशिका के बीच बहुत जल्दी एक प्यारा सा रिश्ता बन गया। चंचल उसे कहानियां सुनाती, खेलाती और उसका ध्यान रखती। इस दौरान चंचल और प्रिया के बीच भी दोस्ती होने लगी। चंचल के मन में कई सवाल उठते रहते थे, लेकिन वह उन्हें प्रिया से पूछ नहीं पाती थी। एक दिन जब दोनों साथ बैठी थीं, चंचल ने हिम्मत जुटाकर प्रिया से पूछा, दीदी, आप हमेशा इतनी उदास क्यों दिखती हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? आप यहां अकेली क्यों रहती हैं? प्रिया ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोली, चंचल, जिंदगी ने मेरे साथ कई कठिन मोड़ दिखाए हैं। मेरे पास अब सिर्फ मेरी बेटी है और उसे खुश रखने के लिए ही मैं यहां आई हूं। उसकी बातों में दर्द छुपा था और चंचल ने महसूस किया कि प्रिया के दिल में कुछ गहरे जख्म हैं। चंचल ने समझदारी से प्रिया की बातें सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका साथ देगी। इस तरह प्रिया और चंचल की दोस्ती और गहरी हो गई। चंचल के लिए प्रिया सिर्फ एक किराएदार नहीं रही, बल्कि एक दोस्त और बहन जैसी बन गई। अब चंचल की दिलचस्पी इस बात में बढ़ने लगी कि प्रिया की कहानी क्या है और वह क्यों इतने दर्द के साथ जी रही है। वहीं प्रिया ने महसूस किया कि शायद अब उसे अपने दिल का बोझ बांटने का वक्त आ गया है। फिर प्रिया ने बताया कि साल 2010 में उसके परिवार ने उसकी शादी राजीव नाम के एक लड़के से कर दी, जो गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर गांव का रहने वाला था। शादी के बाद प्रिया और राजीव की जिंदगी में वंशिका नाम की एक प्यारी सी बेटी आई। लेकिन वंशिका के जन्म के बाद प्रिया और राजीव के बीच झगड़े होने लगे। उनके बीच के झगड़े इतने बढ़ गए कि राजीव ने प्रिया को तलाक दे दिया। तलाक के बाद प्रिया अपनी छोटी बच्ची वंशिका के साथ मायके लौट आई। लेकिन कुछ समय बाद उसके परिवार वालों को भी प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगे। परिवार के लोग चाहते थे कि प्रिया अपनी बेटी को छोड़कर फिर से शादी कर ले, लेकिन प्रिया इस बात के लिए तैयार नहीं थी। प्रिया ने साफ कह दिया कि वह तभी दूसरी शादी करेगी जब कोई उसकी बेटी को भी अपनाएगा। लेकिन कोई भी लड़का उसकी बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से प्रिया का रिश्ता कहीं नहीं हो पाया और परिवार वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया। अपने मायके में भी सहारा न मिलने पर प्रिया ने मजबूर होकर अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह खुद ही अपनी बेटी की देखभाल करेगी और उसे एक अच्छा जीवन देगी। इसके बाद साल 2012 में प्रिया अपनी बेटी के साथ गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में पहुंची। जब प्रिया ने अपनी ये पूरी कहानी चंचल को बताई, तो चंचल को उसकी मजबूती और हिम्मत देखकर बहुत प्रेरणा मिली। उसे समझ आया कि प्रिया ने अपनी बेटी के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। प्रिया चौधरी और चंचल की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहने लगीं। चंचल ने ही प्रिया को ब्यूटी पार्लर में काम दिलवाया था। इससे प्रिया को कुछ कमाई होने लगी और उसे धीरे धीरे शादी के फंक्शन में मेकअप करने के ऑफर भी मिलने लगे। उसकी जिंदगी की गाड़ी अब सही रास्ते पर चलने लगी थी। प्रिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। साल 2014 में उसकी मुलाकात फेसबुक पर अमित नाम के एक लड़के से हुई। अमित मेरठ का रहने वाला था और वह बुक बाइंडिंग का काम करता था। प्रिया और अमित की ऑनलाइन बातचीत जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। प्रिया ने अमित के साथ अपनी पूरी जिंदगी की कहानी शेयर की, जिसमें उसका शादी, तलाक और मायके से रिश्ता खत्म होने तक सब शामिल था। अमित ने प्रिया की बातें समझीं और धीरे धीरे उसे और उसकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो गया। प्रिया को लगा कि अमित वही इंसान है जिसकी उसे तलाश थी, जो उसकी बेटी को भी स्वीकार करेगा और उसे एक नया जीवन देने का मौका देगा। अमित ने प्रिया से कहा कि वह अपनी बेटी के साथ मेरठ आ जाए, जहां वह उसे एक ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद करेगा। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई।
वह अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ गई, जहां दोनों ने किराए के मकान में साथ रहना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी शादी नहीं की थी और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अमित ने प्रिया से कहा कि ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। इस वजह से प्रिया का काम रुक गया और अब उनके खर्चों की जिम्मेदारी अमित ने ले ली। अमित प्रिया और उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। वह छुट्टियों में उन्हें घुमाने ले जाता, शॉपिंग कराता और मूवीज दिखाता। धीरे धीरे प्रिया की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने लगीं। हालांकि प्रिया मेरठ में रह रही थी, वह अपनी पुरानी दोस्त चंचल से दूर नहीं हुई थी। वे दोनों रोज फोन पर बात करती और कभी कभी मिलती भी थीं। चंचल प्रिया की जिंदगी में आई इन खुशियों को देखकर बहुत खुश थी। फिर साल 2015 में प्रिया और अमित ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। शादी के बाद प्रिया ने मेरठ के खरखौदा इलाके में काशीराम कॉलोनी में एक घर खरीद लिया। फिर दोनों पति पत्नी इसी घर में रहने लगे। 5 साल गुजर गए और इस दौरान अमित ने अपनी मेहनत और कमाई से एक नया घर बनाने की योजना बनाई। वह मेरठ के ही प्रतापपुर इलाके के भोड़ बराल में अपना घर बनवा रहा था। प्रिया और अमित की जिंदगी धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। प्रिया के संघर्षों के बाद उसे आखिरकार एक परिवार, एक स्थायी घर और एक नया जीवन मिला था। प्रिया और अमित ने शादी के बाद मेरठ के खरखौदा इलाके में एक घर खरीदा था। फिर साल 2020 की शुरुआत में उन्होंने अपना दूसरा घर प्रतापपुर इलाके में बनवाना शुरू किया। फरवरी 2020 में जब उनका नया घर लगभग तैयार हो गया तो वे अपने पुराने घर से शिफ्ट होकर इस नए घर में चले गए। लेकिन तभी पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिससे सभी का बाहर निकलना बंद हो गया। लॉकडाउन के दौरान प्रिया और उसकी दोस्त चंचल एक दूसरे से फोन पर बात करती रहीं। 28 मार्च की सुबह 11:36 पर प्रिया ने चंचल को फोन किया। दोनों ने करीब 20 मिनट तक बात की, लेकिन फिर अचानक फोन कट गया। यह उनके बीच आखिरी बातचीत थी। अगले दिन 29 मार्च को चंचल ने प्रिया को फोन किया ताकि उसका हालचाल पूछ सके, लेकिन प्रिया ने फोन नहीं उठाया। यह बात चंचल को चिंतित करने लगी, क्योंकि प्रिया हमेशा चंचल के फोन का जवाब देती थी। अगर कभी व्यस्त होती तो बाद में खुद फोन कर लेती थी। प्रिया के फोन न उठाने से चंचल बेचैन हो गई। चंचल के पास प्रिया के पति अमित का नंबर था, तो उसने उसे फोन किया। अमित ने बताया कि वह किसी काम से बाहर है और शाम को घर जाकर प्रिया से उसकी बात करवा देगा। लेकिन चंचल को मन में अजीब सा शक हुआ, क्योंकि प्रिया ने पहले कभी उसका फोन अनदेखा नहीं किया था। लॉकडाउन के कारण चंचल खुद प्रिया के घर भी नहीं जा सकती थी और उसे उनका नया एड्रेस भी ठीक से नहीं पता था। बस इतना जानती थी कि वे प्रतापपुर इलाके में रहते हैं। शाम को 5:08 पर चंचल ने फिर से अमित को फोन किया। इस बार अमित ने कहा कि प्रिया और उसके बीच झगड़ा हुआ है और प्रिया उससे बात नहीं करना चाहती। चंचल को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि अगर प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ होता तो वह जरूर इस बारे में चंचल को बताती। चंचल को अमित की यह बात अजीब लगी और उसने खुद प्रिया की आवाज भी फोन पर नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद चंचल ने देखा कि उसका नंबर प्रिया ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इससे उसकी चिंता और बढ़ गई। जब चंचल बार बार अमित को फोन करके प्रिया के बारे में पूछने लगी, तो अमित ने गुस्से में कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है। उसने बताया कि उनके बीच झगड़े के दौरान प्रिया ने गुस्से में उस पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे उसे चोट लग गई। इसके बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर से भाग गई। अमित का कहना था कि उसे नहीं पता कि प्रिया अब कहां है। 31 मार्च को प्रिया के फोन से एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उसने गलती से गुस्से में अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे अमित को चोट लग गई थी। यह पूरी स्थिति चंचल के लिए बहुत उलझन भरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या नहीं। लॉकडाउन और दूरी के कारण वह प्रिया की मदद के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। प्रिया और उसकी बेटी वंशिका के अचानक गायब होने की कहानी में चंचल ने अपनी दोस्त की तलाश की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब 28 मार्च को प्रिया और वंशिका अचानक से गायब हो गए, तो चंचल बहुत चिंतित हो गई। कुछ दिनों बाद उसे प्रिया के बैंक अकाउंट से 56,000 रुपये निकाले जाने का मैसेज मिला। यह अकाउंट तो प्रिया का था, लेकिन नोटिफिकेशन चंचल के नंबर पर आता था।
पैसे निकाले जाने का मैसेज मिलने पर चंचल को थोड़ी राहत मिली कि शायद प्रिया ठीक है। लेकिन समय बीतता गया और प्रिया का कुछ पता नहीं चला। 15 अप्रैल को चंचल ने आखिरकार प्रतापपुर पुलिस स्टेशन में जाकर प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चूंकि वह प्रिया की करीबी दोस्त थी, उसने पुलिस को प्रिया को अपनी कजिन बताया। पुलिस ने अमित से पूछताछ की, लेकिन अमित ने वही कहानी सुनाई जो उसने चंचल को बताई थी कि झगड़े के बाद प्रिया ने उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। अमित ने अपने हाथ पर चोट का निशान भी दिखाया। पुलिस ने उसकी बात मान ली और उसे क्लीन चिट दे दी। चंचल ने कई बार पुलिस से प्रिया की तलाश की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही थी। उल्टा एक पुलिसकर्मी चंचल को रात में फोन करके परेशान करने लगा और उसके साथ अश्लील बातें करने लगा। चंचल ने ये सभी कॉल रिकॉर्ड कर लिए। दूसरी ओर जब वह प्रिया के पति अमित को फोन करके जानकारी मांगती, तो वह उसे उल्टा धमकाता और कहता कि प्रिया के गायब होने के पीछे चंचल का ही हाथ है। चंचल के इस प्रयास से मोहल्ले के लोग भी उसे गलत नजर से देखने लगे, लेकिन वह अपनी दोस्त के लिए डटी रही। इस बीच उसकी मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो कई सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। शुरुआत में मनीष ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चंचल के बार बार संपर्क करने पर वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। 14 जुलाई को मनीष लोहिया और चंचल ने मेरठ के एसएसपी से मुलाकात की और उन्हें सारी स्थिति बताई। चंचल ने एसएसपी को यह भी बताया कि कैसे प्रतापपुर थाने के अधिकारी उसे ही परेशान कर रहे हैं। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई। क्राइम ब्रांच ने पहले अमित को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। कई दिनों तक पूछताछ के बाद 22 जुलाई को आखिरकार अमित ने हार मान ली और प्रिया और उसकी बेटी वंशिका का ठिकाना बता दिया। चंचल को पहले से ही शक था कि प्रिया और उसकी बेटी के गायब होने में अमित का हाथ हो सकता है। उसे डर था कि अमित ने प्रिया और उसकी बेटी को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं बेच दिया है। फिर अमित के बताए हुए लोकेशन पर पुलिस 22 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम अमित के अंडर कंस्ट्रक्शन घर पर पहुंची, जहां पुलिस ने गेट पर लगे ताले को तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। घर के एक बेडरूम में मजदूरों की मदद से फर्श को तोड़ा गया। आसपास के लोग इस घटना को देखकर हैरान थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सब अपने अपने घरों में थे और अचानक पुलिस का वहां पहुंचना लोगों के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस की देखरेख में बेडरूम की खुदाई हुई और करीब 7 से 8 फीट की गहराई में उन्हें 2 इंसानों के कंकाल मिले, जो पूरी तरह से नमक से ढके हुए थे। इन हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इन पुलिस के कंकाल मिलने के ठीक बाद यह खबर भी आई कि अमित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हालांकि उसी रात पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अमित के पास पिस्टल थी और उसने पुलिस पर गोलियां भी चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैरों में गोलियां मारी, जिससे वह गिर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अमित ने स्वीकार किया कि उसने ही प्रिया और उसकी बेटी वंशिका का कत्ल किया है। अब सवाल था कि आखिर अमित ने ऐसा क्यों किया। चंचल और अमित के बयान के अनुसार साल 2015 में प्रिया और अमित ने शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद अमित का व्यवहार अचानक बदलने लगा। प्रिया को उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं। अमित हर शुक्रवार को नहाकर तैयार होकर बाहर जाता था। उसने प्रिया की बेटी को स्वीकार किया था और उसे स्कूल छोड़ने भी जाता था। लेकिन एक दिन उसने कहा कि वंशिका को उर्दू सिखानी चाहिए और प्रिया को सिर पर दुपट्टा लेना चाहिए। प्रिया, जो साईं बाबा की पूजा करती थी, अमित ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। प्रिया, जो साईं बाबा की पूजा करती थी, अमित ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। प्रिया को अमित के बदलते व्यवहार पर शक हुआ और उसने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। एक दिन मौका पाकर उसने अमित के डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड चेक किए। उसे पता चला कि अमित का असली नाम शमशाद था। यानी जिस अमित से उसने शादी की थी, वह असल में शमशाद था और उसने अपनी पहचान छिपाकर प्रिया को धोखा दिया था। प्रिया को जब यह सच्चाई पता चली, तो उसके जीवन में भूचाल आ गया। उसे पता चला कि उसके पति अमित का असली नाम शमशाद है और उसने अपनी पहचान छिपाकर उससे शादी की है। 2018 में जब यह सच्चाई प्रिया के सामने आई,
तो उसने अपने पति से पूछा कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी वंशिका के सामने माफी मांगी और रो रो कर अपनी गलती की सफाई दी। प्रिया ने अपनी बेटी और समाज में बदनामी के डर से उसे माफ कर दिया। हालांकि अब प्रिया सच्चाई जान चुकी थी और चीजें पहले जैसी नहीं थीं। शमशाद अब खुलकर प्रिया को अपनी मर्यादाओं और धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए कहने लगा। उसने प्रिया को पूजा करने और मनचाहे कपड़े पहनने से रोकने लगा। जब प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उस पर हाथ उठाता और उसे मारता पीटता। इसी हिंसा और बुरे व्यवहार के कारण 2019 में प्रिया ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। शमशाद ने पुलिस के सामने भी माफी मांगी और प्रिया ने एक बार फिर उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह अपने पति से प्यार करती थी। लेकिन प्रिया को बाद में एक और सच्चाई का पता चला। शमशाद पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम अफसाना था और 3 बच्चे थे। इसके साथ ही शमशाद अक्सर काम के बहाने कई कई दिनों तक घर से गायब रहता। यह सब जानने के बाद प्रिया के लिए उसकी शादी और भी ज्यादा कठिन हो गई, लेकिन वह अपनी बेटी और समाज की वजह से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती रही। साल 2014 में प्रिया और शमशाद, जो खुद को अमित कहता था, एक नए घर में रहने आए थे। यह घर प्रिया को सरकारी योजना के तहत कम दाम में मिला था। शमशाद ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बिना प्रिया को बताए फरवरी 2020 में उस घर को बेच दिया। प्रिया को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। इतना ही नहीं, शमशाद प्रिया के बैंक अकाउंट का भी पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका था। 28 मार्च 2020 की रात दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। रात के लगभग 10 बजे प्रिया रसोई में सब्जी काट रही थी। झगड़े के दौरान गुस्से में उसने शमशाद पर चाकू से वार कर दिया, जिससे शमशाद की कलाई पर हल्की चोट आई। प्रिया को तुरंत ही अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक शमशाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। शमशाद ने गुस्से में प्रिया का गला पकड़कर जोर से दबा दिया। प्रिया ने तड़पते हुए सांस लेना बंद कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। उस समय उसी कमरे में उनकी 10 साल की बेटी वंशिका भी सो रही थी। शमशाद ने मासूम वंशिका को भी नहीं बख्शा और उसका मुंह तकिए से दबाकर उसकी जान ले ली। जो बच्ची उसे अपने बाप से कम नहीं समझते थी, जिसे वह हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। इसके बाद उसने सोचा कि इन शवों को कैसे छिपाया जाए। पहले उसने योजना बनाई कि वह घर के पास की नहर में शवों को फेंक देगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण हर जगह पुलिस तैनात थी। अगर वह शवों के साथ बाहर जाता तो उसे पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए उसने नहर में फेंकने का विचार छोड़ दिया। शमशाद ने घर में ही शवों को ठिकाने लगाने के तरीके खोजने के लिए कई क्राइम शोज देखे। वह जानना चाहता था कि बिना किसी को शक हुए वह शवों को कैसे गायब कर सकता है। फिर उसे एक फिल्म का सीन याद आया, जिसमें एक व्यक्ति ने शव को पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दिया था। इस सीन ने उसे एक और खतरनाक विचार दिया, जिससे वह शवों को घर के अंदर ही छिपाने की सोचने लगा। शमशाद ने अपनी पत्नी प्रिया और उसकी 10 साल की बेटी वंशिका की हत्या के बाद उनके शवों को ठिकाने लगाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। चूंकि लॉकडाउन के कारण बाहर निकलना मुश्किल था और हर जगह पुलिस तैनात थी, वह शवों को बाहर फेंक नहीं सकता था। उसने घर के भीतर ही शवों को छिपाने का फैसला किया, क्योंकि उसके घर में निर्माण का काम चल रहा था और कुदाल और फावड़ा जैसी चीजें उसके पास पहले से ही थीं। शमशाद ने पहले बेडरूम से बेड और सोफा हटाया और एक कोने में खुदाई शुरू की। वह घंटों तक खुदाई करता रहा, बीच बीच में आराम भी करता था, क्योंकि उसे लॉकडाउन के दौरान किसी के आने का डर नहीं था। उसने लगभग 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा। फिर उसने पास की एक दुकान से 30 पैकेट नमक खरीदे और दोनों शवों को गड्ढे में डालकर उन पर नमक डाल दिया, ताकि वे जल्दी से सड़ गल जाएं। इसके बाद उसने गड्ढे को मिट्टी से भरकर उस पर सीमेंट डाल दिया और फिर ऊपर से विनाइल मैट बिछाकर सोफा और बेड वापस रख दी। इसके बाद वह उसी कमरे में सोता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद पता चला कि कत्ल से पहले उसकी पहली पत्नी अफसाना उसके भाई दिलावर के साथ शमशाद के घर आई थी। वहां अफसाना और प्रिया के बीच 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद ही शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अफसाना और दिलावर बिहार लौट गए।
जब जुलाई में पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार किया और इस मामले का खुलासा हुआ, तो चंचल, प्रिया की दोस्त, ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने शमशाद से रिश्वत ली थी। इसी वजह से वे पहले इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिससे चंचल को उन पुलिस वालों से भी खतरा महसूस हो रहा था। शमशाद के साथ साथ पुलिस ने उसके एक और साथी नकुल शर्मा को भी गिरफ्तार किया। नकुल ने शमशाद की मदद की थी, जिससे वह सबूत मिटा सके। पुलिस ने इस घटना में शामिल होने के आरोप में शमशाद, उसकी पहली पत्नी अफसाना, उसके भाई दिलावर, नकुल शर्मा और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद अफसाना और उसके भाई दिलावर ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि 7 फीट गहरा गड्ढा एक अकेला व्यक्ति नहीं खोद सकता था, इसलिए इसमें जरूर 2 या 3 लोग शामिल रहे होंगे। चंचल और शमशाद के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों को अदालत में उनके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आपका क्या मानना है? इस मामले में शमशाद को कैसी सजा मिलनी चाहिए? इस घटना को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। अगर आपके इस घटना को लेकर कोई विचार हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी कोई क्राइम स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।